तो बिहारी शान देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना संग्रहालय में, जहां एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जहां पे कई छात्र, कई शोधार्थी आए जिन्होंने अपना शोध पत्र, शोध आलेख, जितने भी लोग थे, जितने भी दर्शक थे, जितने भी विद्वज्जन थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। तो इसी कड़ी में जो हमारे साथ इतिहासकार है, बड़े नामी हैं, उमेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे साथ आएँ और बताएँ कि कैसा पढ़ा बच्चों ने आलेख। जो शोधार्थी हमारे साथ आज मौजूद थे, उसके अलावा डॉक्टर रासबिहारी सिंह हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में थे, जो कि पूर्व कुलपति हैं पटना विश्वविद्यालय के। सर, कोरोना काल के बाद ये हमने पहला प्रयास किया एक संगोष्ठी आयोजन का, वो कि अभी सरकार की तरफ से एक बड़े पैमाने पर इस संगोष्ठी के आयोजन पर, इस संगोष्ठी को मुख्यतः हम लोगों ने स्थानीय रखा। बाहर से अनेक विद्वानों ने मुझसे संपर्क किया था और वो चाहते थे इस संगोष्ठी में आकर भाग लेना, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें हमने उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण इसमें नए लड़के अधिक आए संगोष्ठी में अपना पत्र पढ़ने। और हमारे संस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि जो नए लड़के शोध के क्षेत्र में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे शोध करना चाहिए, कैसे वो इस अपने शोध के स्तर को बढ़ा सकें, इस संबंध में उन्हें हम दर्शन दे सकें। और ये इस संगोष्ठी के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य यही है। और वैसे भी भारतीय इतिहास के बारे में बिहार का जो खास करके योगदान रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। वही मैं देख रहा था कि जिस तरीके जो विषय था वो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। विषय था कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडियन कल्चर। तो ये विषय बड़ा ही रोचक लगता है कि एक विशेष एक प्रदेश है जिसका पूरे देश के कल्चर पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा। माफ़ कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या योगदान रहा है? एंशिएंट इंडिया के बारे में खास करके ये कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ मगध इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वस्तुतः मगध साम्राज्य पहली बार इस देश को, पूरे जो वर्तमान भारत है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र को एक राज्य में पहली बार बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वर्तमान भारत के साम्राज्य से थोड़ा बड़ा ही था। दक्षिण के कुछ राज्य निश्चित रूप से उसके अधीन नहीं थे, लेकिन फिर भी पूर्व और पश्चिम में अगर देखा जाए तो उसका सीमा वर्तमान भारत के सीमा से बड़ा था। और यही नहीं, इस धरती ने सच पूछिए तो कला, साहित्य, संस्कृति सभी क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया है। कला को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मौर्य राजाओं ने जो काम किया, पहली बार पत्थर के इतने बड़े स्तर पर प्रयोग शुरू किया, वह पाटलिपुत्र की धरती से शुरू होता है। इवन मिट्टी के अगर आप धातुओं का भी प्रयोग अगर देखें तो इस क्षेत्र से ही शुरू होता है। पाटलिपुत्र की जो से मिले हुए जो मूर्ति हैं वह अपने आप में अद्भुत हैं। बक्सर से जो मिले हुए फिर टेराकोटा जो हैं वह भी अपने आप में। यही नहीं, अगर धातु मूर्तियां भी अगर देखते हैं तो धातु मूर्तियां भी चौसा सबसे प्राचीन, अगर इंडस सिविलाइजेशन के बाद अगर देखा जाए तो भारत में पहली धातु मूर्तियां जो प्राप्त हुई है चौसा से, जो बिहार का ही हिस्सा है। बिहार तो यही नहीं, अगर आप स्तूप देखिए, महाविहाराज देखिए, यह सब बिहार में बनना शुरू होता है। बौद्ध स्तूप बनने के पहले भी यहाँ वैदिक स्तूप का भी, अगर लौरिया नंदनगढ़ अगर आप जाते हैं तो लौरिया नंदनगढ़ में वैदिक स्तूप का भी अवशेष अभी हमें प्राप्त हुआ है, जो भारत का सबसे प्राचीन अभी तक स्तूप माना जाता है। तो सच पूछिए तो बिहार अभी भी सच पूछिए तो बिहार के इस कंट्रीब्यूशन को जिस ढंग से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है। इस संगोष्ठी के आयोजन के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी था। अगर लिटरेचर में भी देखिए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों क्षेत्र में अपने आप में पहली रचना थी विश्व में। और अगर देखिए, अगर आप उसका अध्ययन कीजिएगा तो देखिएगा कि उस समय जो उसने लिखा था वो आज भी उसका उतना ही महत्व है। जी बिल्कुल। तो इसी ढंग से अगर हर
इवन जो रामायण और महाभारत जो कथानक जो है, उसको भी पहली बार जो लिखा जो गया वो शुंग काल में पाटलिपुत्र की धरती पर ही लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश चंद्र द्विवेदी जी। डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ थे और ये कितनी बड़ी रोचक बात है कि बिहारी शान की हम बात कर रहे हैं, किस स्तर पे भारत के जो कल्चर है, जिस संस्कृति है उसके निर्माण पे, और आप सामने लोगों में भी देख रहे होंगे बिहारी शान लिखा हुआ है। चलिए इसी के साथ हम आगे बताते हैं आपको कि इसमें योगदान था बिहार पुरातत्व परिषद का, उसके अलावा पटना संग्रहालय का योगदान था, उसके साथ ही फेसेस पटना का योगदान था। अब हम आगे बात करेंगे, फेसेस पटना की सचिव हैं सुनीता भारती, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो सत्र था पूरा रहा, क्योंकि हम देख रहे ये काफ़ी नवीन तो नहीं कहेंगे लेकिन अपने आप में काफ़ी अनूठा सब्जेक्ट है कि बिहार का क्या योगदान रहा पूरे भारत जो है उसके संस्कृति विकास में। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत पुरानी बात, ये बहुत नई तरीका तो नहीं है शोध पत्र को लोगों के सामने रखने का, लेकिन ये धीरे धीरे अब ये ख़त्म होता जा रहा है। बहुत कम ही जगह प्लेटफॉर्म मिल पाते हैं शोधार्थी छात्रों को जो अपनी बात वो अपने रिसर्च के बारे में, अपने शोध के बारे में या फिर उनके मन विचार में जो बातें चलती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया वैसे शोधार्थी विद्यार्थियों को मिला है। आज का ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत उनके आगे के करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये बिहार पुरातत्व परिषद, पटना म्यूज़ियम और फेसेस पटना के तत्वाधान में ये आयोजित किया गया था, जिसमें विविध क्षेत्रों से शोध पत्र पढ़े गए। एक शोध पत्र रांची से आया था जो आर्यभट्ट के जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में था। बहुत अच्छा, हम सभी दर्शकों को, सभी जो विद्वज्जन थे उनको बहुत अच्छा लगा। और भी पटना यूनिवर्सिटी से ही ज़्यादातर शोधार्थी थे यहाँ पर। अपना पत्र वो इतिहास से संबंधित ही था और इसमें मैंने भी एक शोध पत्र पढ़ा है जो मैं चूँकि रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा जो शोध पत्र है वो रंगमंच से ही था। तो भारतीय संस्कृति में भारतीय रंगमंच को बिहार ने क्या दिया, इसके ऊपर मेरा ये शोध था, जिसमें मैंने मैथिली नाटक, विशेषकर कीर्तनिया शैली के जो नाटक होते हैं उसमें उससे कितने जो भारत के जो अन्य राज्य हैं वो किस तरह से प्रभावित हुए हैं और किस तरह से उन कीर्तनिया शैली को आसाम में, नेपाल में, बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि किस तरह से अपनाया गया। तो इस पर मैंने यहाँ पर शोध पत्र पढ़ा। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि मुझे भी शोध पत्र पढ़ने का मौका दिया गया और मुझे लगता है कि आज जितने भी शोध पत्र पढ़े गए हैं उससे हमारे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे, जो सुन रहे थे, दर्शक श्रोता, वो ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने हमसे बात किया और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से आप प्रयास निरंतर जारी रखें। चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, प्रोग्राम हुआ उसके ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिहार टू द कॉज ऑफ इंडियन कल्चर। इस पर विभिन्न विद्वानों ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से बिहार का जो इतिहास है या इसका पुरातत्व है वो पूरे भारतवर्ष का इतिहास है। यहीं से सारी चीज़ों का शुरुआत हुआ, चाहे कला के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या गणतंत्र के क्षेत्र में हो। प्रारंभिक चीज़ें यहीं से प्रारंभ हुई हैं। धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविकम, ये बिहार से ही शुरू हुआ है। कला, पाषाण में मूर्ति कला का निर्माण भी बिहार से ही शुरू हुआ है। कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं सर इसमें? इसमें करीब 25 से 30 आदमी का पेपर्स है और शुरू में तो उद्घाटन सत्र हुआ, उसमें पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रास बिहारी सिंह आए हुए थे। ये थे पटना विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद थे और जो पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष हैं श्री उमेश कुमार सिंह थे। पटना पुरातत्व परिषद के महासचिव जो प्रोग्राम हर साल आप लोग करवाते हैं? सब बिहार पुरातत्व परिषद किसी न किसी के साथ हर साल एक संगोष्ठी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होता है, द्वारा आयोजित होता है। इसमें हम लोग
अन्य संस्थाओं के साथ लेते हैं। यह जो आयोजन है यह पटना संग्रहालय और फेसेस के साथ बिहार पुराविद परिषद का है। शायद नहीं जानते होंगे बहुत लोग कि उसमें बहुत। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन है, मैं जीटी कॉलेज बेगूसराय से हूँ। आज का शोध का विषय क्या है? मेरा शोध का विषय था उदनपुरी का ऐतिहासिक महत्व, खास करके भारत के सांस्कृतिक योगदान में बिहार का महत्वपूर्ण क्या योगदान है उसको लेकर हमने फोकस किया था कि और बिहार में केंद्रित जो उदनपुरी, आमतौर पे लोग बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जो शिक्षण केंद्र है उसको नालंदा और विक्रमशिला के रूप में देखते हैं, लेकिन मैंने अपने शोध में इस बात का जिक्र किया है कि नालंदा और विक्रमशिला तो हैं ही, लेकिन उससे इतर भी हमारे बिहार में, चूँकि बिहार महाविहार से बिहार बना है, तो उस दृष्टिकोण से उदनपुरी भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसके उत्खनन की आवश्यकता है और उस पर विशेष काम करने की ज़रूरत है। आकाशीय घटनाओं से खगोल शास्त्र का विकास हुआ। सबृहद भ्रमणी यह गोलाबाद के अध्याय 10 का है। इसमें ये कहा गया है कि आर्यभट्ट यह बताना चाहते हैं कि आर्यभट्ट ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी अपनी दैनिक सलाह केंद्र में रखा। शेरशाह के समय ही आधुनिक बिहार की रूपरेखा बनी। 1666 ईस्वी में सिख धर्म के अंतिम व 10वें गुरु का जन्मभूमि भी बिहार ही रही। मूल सर्वास्तिवत विनय वस्तु में वैशाली की अम्रपाली को 64 कलाओं में युक्त बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिहार में नृत्य नाटक प्रचलित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध आचार्य और नाटककार अश्वघोष, जिसकी चर्चा सिटी सिन्हा सर ने भी की थी, वो भी उनका भी कर्म स्थल जो है वो बिहार में ही रहा होगा, क्योंकि कनिष्क ने अश्वघोष और बुद्ध के भिक्षा पात्र को विजय निधि के रूप में बिहार प्रांत के ही तत्कालिक राजा